गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने द थर्ड लेवल चैप्टर के जो कि विस्टास बुक से है इसका कुछ पोर्शन कवर किया था, डिस्कस किया था। आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये लेसन द थर्ड लेवल जैक फेनी ने लिखा है और ये एक साइंस फिक्शन है जो कि मैं कल भी आपको कल वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको स्टोरी थोड़ा सा शुरू से बताना चाहूँगी आगे पढ़ने से पहले कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा चार्ली, इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, चार्ली, लुइसा और चार्ली का फ्रेंड सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। तो इन तीनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोरी जब शुरू होती है तो चार्ली उस टाइम अपने ऑफिस में बहुत देर तक उस दिन काम करता है एंड ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट एंड दैट डे ही वांटेड टू मीट हिज वाइफ एंड ही वांटेड टू रीच होम अर्ली, so he decided to take a shortcut. Then for that he goes to न्यू यॉर्क रेलवे स्टेशन। और बच्चों, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन का नाम क्या बताया इसमें? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है, वहाँ पर जो टाइम टेबल लगा हुआ था उसे चेक करता है। अपनी ट्रेन के लिए वो जल्दी से फर्स्ट लेवल पर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ उसकी जो ट्रेन है वो जा चुकी है। उसके बाद वो सेकेंड लेवल पर जाता है, वहाँ भी वो देखता है ट्रेन नहीं थी। और उसके बाद वो बड़े ही अनमन मन से जब चलता है तो अचानक उसे कॉरिडोर से आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उस ओर चलता है तो वो देखता है कि एक थर्ड लेवल पर वो पहुंच गया जो कि उससे पहले वहाँ नहीं था। और वहाँ जाकर जब वो उस लेवल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ डिम रोशनी है, फ्लिकरिंग लाइट्स हैं और वो ये देखता है कि वहाँ पुराने टाइप की सेटिंग है, छोटे छोटे से टिकट रूम्स हैं और जो टिकट काउंटर्स हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो पुराने स्टाइल की ड्रेसेस डाले हुए हैं, जो मेन वेमेन है पुरानी टाइप की ड्रेसेस डाली हुई हैं उन्होंने। और उसके बाद वो उन सब चीज़ों को जब वो देख रहा था और समझने की कोशिश कर ही रहा था तो उसका ध्यान जाता है कि वहाँ पर ब्रास स्पिन टून्स रखे हुए हैं और वहाँ वो ये भी नोटिस करता है कि एक न्यूज़पेपर नीचे जो रखे हुए थे उनको वो देखता है उठाकर कंफर्म करने के लिए कि ये कौन सा टाइम है। तो उस न्यूज़ के पेपर पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड, और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था उसके ऊपर जो डेट प्रिंटेड थी वो थी जून 11, 1894। और इससे उसे अब यकीन हो जाता है कि वो पास्ट में आ गया है। ये जो स्टोरी है ये एक टाइम फिक्शन है, एक साइंस फिक्शन है और इसमें टाइम एंड स्पेस को इसमें दिखाया है कि किस तरीके से जो कैरेक्टर है वो एक स्पेस से एक टाइम से दूसरे टाइम में कैसे शिफ्ट हो जाता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे आप कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, आपने कई सीरियल्स में देखा होगा कि किस तरीके से जो कैरेक्टर है एक टाइम से जैसे कभी वो पास्ट में चला जाता है और कभी वो फ्यूचर में चला जाता है। एक एग्जांपल मैंने आपको डोरेमोन का दिया था कि वो अपनी गैजेट्स यूज़ करके किस तरीके से एनिमेटिंग डोर वो यूज़ करता है और वो एक टाइम से और एक प्लेस से वो डिफरेंट जगह चला जाता है। इसी तरीके से जो हमारा कैरेक्टर है वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट इसमें बताई गई है कि वो खुली आंखों से सपना देखता है। जब वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, चार्ल्स को जब ये सब कुछ बताता है तो चार्ल्स उसे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि सच में असल में कोई थर्ड लेवल है ही नहीं। लेकिन जो हमारा चार्ल्स है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने फ्रेंड को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने वाकई थर्ड लेवल देखा है और फिर वो स्टैम्प कलेक्शन की बात करता है और वो कहता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे और उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक मेजर रोल भी था। और फिर वो अपने दादाजी का ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल देता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्शंस किया करते थे। उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है वो ये बताता है कि उसने वहाँ क्या देखा कि जो टिकट विंडो थी वहाँ वो देखता है कि करेंसीज जो दे रहे हैं उसमें देखता है वो कि वो पुराने टाइप के करेंसी थी
तो जब वो टिकट्स अपनी वाइफ के लिए, लूसिया के लिए और अपने लिए टिकट परचेज़ करना चाहता है, तो उसे जब वो देता है टिकट काउंटर पर, तो जो टिकट काउंटर पर जो पर्सन बैठा था वो जो क्लर्क था वो उस करेंसी को लेने से मना कर देता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर जो चार्ले था हमारा कैरेक्टर, वो वहाँ से चला जाता है कि कहीं उसे वो जेल में ना डाल दें। और उसे याद आता है कि उस टाइम पर जो जेल्स थे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद वो वापस आ जाता है, घर आता है और नेक्स्ट डे वो उस करेंसी को दोबारा चेंज करा। वो जो प्रेजेंट टाइम की जो करेंसी थी, उसके पास जो डॉलर्स थे $300 को वो बैंक में जाता है, उसे कन्वर्ट करवाता है और बदले में से उसे $200 ही मिलते हैं। और वो पुराने टाइप की करेंसी लेता है एक्सचेंज में, जो कि 200 ही मिलते हैं उसे, और उनको लेकर वो नेक्स्ट डे फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल के लिए चल पड़ता है कि वहाँ से वो 2 टिकट लेगा और अपनी वाइफ लूजिया के साथ वो पुराने टाइम में, यानी कि वो पुराने गेल्सबर्ग में जाकर और वहाँ इलिनॉइस में जाकर फिर से रहेगा जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और वही पीसफुल लाइफ वो दोबारा से जीना चाहता है और प्रेजेंट टाइम की वार, वरीज, फियर, इन सब से वो एस्केप चाहता है। वो इस तरह की लाइफ से परेशान हो गया है। तो जब वो वहाँ जाता है और जब वो दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है और ढूंढने की कोशिश करता है स्टेशन को, तो उसे वहाँ पर वो स्टेशन मिलता ही नहीं है। उसे स्टेशन तो मिलता है लेकिन उसे 3rd लेवल नहीं मिलता और फिर वो परेशान होकर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है और अपनी वाइफ से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड है सैम, वो कई दिन से गायब है। ये बात सुनने के बाद जो चार्ले है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो अपनी स्टैम्प कलेक्शंस में खो जाता है और उसमें वो देखता है कि उसे एक लास्ट डे कवर मिलता है। यहाँ से मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी बेटा, कल जहाँ हमने छोड़ा था ये मैंने आपको प्रीवियस बताया है, आगे बताने की बजाय रीड करके एक्सप्लेन करूँगी मैं, वो ज़्यादा बेटर है। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level and Grand Central Station, although I have tried often enough। कि जब वो जाता है 3rd लेवल के उस गेट को वो ढूंढना चाहता है ग्रैंड सेंटर पर, लेकिन उसे वो गेट नहीं मिलता। लूसा was pretty worried when I told her all this। जब वो अपनी वाइफ लूसा को सब कुछ बताते हुए बहुत परेशान होती है। And didn't want me to look for the 3rd level anymore। वो नहीं चाहती कि चार्ल्स 3rd लेवल को ढूंढे, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एंड वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर। माई फ्रेंड सैम वेनर disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ से बात करता है और कहते हैं कि सैम को मैं सब कुछ बताया करता था कि किस तरह गेल्सबर्ग में जब वो छोटा था वो स्कूल जाया करता था और किस तरह 1894 का जो टाइम था वो बहुत अच्छा था। और उसकी बातें सुनकर सैम को भी लगता था कि वो भी उस जगह पर जाए। बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। अब यहाँ पर जो राइटर है, जो हमारा नरेटर है चार्ल्स, हमें फर्स्ट डे कवर के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। बच्चे, फर्स्ट डे कवर के बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट डे कवर जो स्टैम्प कलेक्टर्स हुआ करते थे, जब फर्स्ट टाइम कोई स्टैम्प रिलीज़ होती थी तो वो स्टैम्प को परचेज़ कर लिया करते थे और उस स्टैम्प को परचेज़ करने के बाद वो क्या करते थे, उसे एक एनवलप लेते थे और उस एनवलप पर पेस्ट करते थे और उसमें एक ब्लैंक पेपर डालकर उस एनवलप में खुद को ही अपने ही एड्रेस पर उसे वो मेल कर दिया करते थे उस एनवलप को। और उसके पीछे क्या रीज़न होता था कि जब वो मेल होता था और जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता था तो पोस्ट ऑफिस वाले एक अप्रूव्ड
की स्टैंप लगा देते थे, उस डेट को अप्रूव कर देते थे कि हाँ ये इस डेट को ये लेटर आया। और उसके बाद जो स्टैम्प कलेक्टर्स थे वो उन फर्स्ट डे कवर्स को अपने कलेक्शन में स्टोर कर लिया करते थे। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस रात जब चार्ली बैठकर अपनी पुरानी कलेक्शन को देख रहा था तब उसे एक पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है। बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. कि वो कहते हैं कि जो लेटर उसे मिलता है उस लेटर को किसी ने उसके ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में पोस्ट किया। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894 की वो कब से वहाँ है वो लेटर? जुलाई 1894। ये डेट उसे कहाँ से पता चलती है? उस फर्स्ट डे कवर के ऊपर वो डेट लिखी हुई थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट ये आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। कहते कि लेकिन मुझे तो याद ही नहीं कि इस तरीके से कभी कोई उसके ग्रैंडफादर के पास कोई लेटर आया था। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. वो कहता है कि वो लेटर जब उसके ग्रैंडफादर को मेल होकर आया तो उसके ग्रैंडपा ने उस लेटर को अपनी कलेक्शन में स्टोर कर लिया until I took it out and opened। और उसके बाद ये वहीं था और अब ये मैंने ओपन किया है। द पेपर इनसाइड wasn't blank it read कि उसके अंदर उस फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, जबकि लोग ब्लैंक पेपर रखा करते थे। पर इस फर्स्ट डे कवर में जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। उस पर क्या लिखा था? वो एक लेटर लिखा हुआ था। कैसा लेटर था? उस पर एक एड्रेस था 941 विलर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। यानी वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो लेटर पोस्ट हुआ जो कि ये किसका एड्रेस है? ये उसके ग्रैंडफादर का, चार्ले के ग्रैंडफादर का एड्रेस था जहाँ चार्ले बचपन में रहा करते थे। और जो डेट है वो भी पुराने टाइम की मेंशन थी और लेटर चार्ले के लिए था। Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the days, someone's someone playing a piano, and they're all out on the front, porching, singing, seeing Nully home, and I'm invited over for lemonades. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. जो लेटर था वो सैम ने किसको लिखा था? चार्ले को लिखा था। और उसमें क्या लिखा था कि मैं अब कहाँ हूँ? गेल्सबर्ग इलिनॉइस में हूँ और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा पहले 1894 में हुआ करता था कि यहाँ लोग बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो कहते कि लोग पियानो बजाते नज़र आ रहे हैं, लोग लेमोनेड पार्टीज़ हो रही हैं यहाँ। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ लुइसा के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। द नोट इज साइंड सैम। यानी ये नोट किसने लिखा था? सैम ने। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. चार्ले कहता है कि उसके बाद चार्ले कहाँ जाता है? स्टैम्प की शॉप पर जाता है और वहाँ जाकर एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, दोनों स्टोर्स पर जाता है, स्टैम्प स्टोर पर भी और कॉइन स्टोर पर भी। और वहाँ से उसे क्या पता चलता है कि जो सैम है उसका दोस्त चार्ले का, उसने वहाँ से $800 वर्थ की ओल्ड करेंसी एक्सचेंज कराई थी, चेंज की थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिस पैसे से वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाकर अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहता था। और वो बिजनेस किस चीज़ का करना चाहता था? ग्रेन्स का बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस,
1894 is old business. Why? Sam was my psychiatrist. कि उसके बाद में चार्ली कहता है कि वो अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, तो यहाँ से चार्ली को यकीन हो जाता है कि उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, वो इलिनॉइस गिल्सबर्ग में चला गया है. और बच्चों ये स्टोरी एंड में ये तो बताती है कि वो वहाँ चला गया, लेकिन इस चीज़ को क्लियर नहीं करती कि वाकई थर्ड लेवल था या नहीं. यानी ये एक क्वेश्चन मार्क एंड में रह जाता है वेदर द थर्ड लेवल वॉज रियली देयर और नॉट. इसके कुछ कीवर्ड्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे डक्ट. डक्ट का मीनिंग है सिंक. कॉरिडोर. कॉरिडोर मीन्स पैसेज इन अ होटल. कोई भी एक पैसेज, कोई पतला संकरा रास्ता, पैसेज इन अ होटल. एंड देन आई शेड. आई शेड होता है सनग्लासेस. फ्लिकर होता है क्विक मूवमेंट, जैसे कि उसमें ऑयल लैम्प्स की फ्लिकरिंग लाइट की बात हो रही थी चैप्टर में, जिसका मतलब होता है टिमटिमाना. एनवेलप लिफाफे को बोलते हैं, जिसका सिनोनिम है रैपर. एंड देन प्रीमियर, जिसका मतलब होता है इंस्टॉलमेंट. देन फर्स्ट डे कवर, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट डे कवर क्या है. स्टिल यू नोट डाउन एनवेलप दैट अ स्टैम्प कलेक्टर मेल्स टू हिमसेल्फ. बच्चों इसके साथ ये लेसन तो ख़त्म होता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. आपको वो नोट करने हैं, इसके सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नोट करने हैं और एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है. थैंक यू. बाय.